Welcome student, myself Dr. Savita Meena, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। और चैप्टर हमने शुरू किया था आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड में लास्ट क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी के आधार पर हमने सोडियम क्लोराइड का बोन हार्बर साइकिल द्वारा लैटिस एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं, किस तरह से किन स्टेप्स में निकाल सकते हैं, वो हमने कंप्लीट किया था लास्ट क्लास में। आज हम लैटिस एनर्जी का ही टॉपिक पढ़ रहे हैं, कैलकुलेशन पढ़ रहे हैं, कैलकुलेटिंग लैटिस एनर्जी। तो किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे लैटिस एनर्जी, इसके लिए यहाँ पे हम पढ़ेंगे In principle, the lattice energy for a crystal of non-structure can be calculated by summing all the attractive and repulsive contribution to the potential energy. तो इसका जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के अकॉर्डिंग यही है कि एक मोल क्रिस्टल में आकर्षण स्थितिज ऊर्जा को सैद्धांतिक गणना के लिए हम क्या करते हैं, उनके मतलब अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको टोटल करेंगे, तभी हम कंट्रीब्यूटेड पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हैं। और उसी के आधार पर हम उनकी जो ये लैटिस एनर्जी है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है कि जो सेंट्रल आयन होता है, केंद्रीय आयन क्रिस्टल में, उसके जितने भी नेबरिंग आयंस होते हैं उसके पास या दूर, उन पर टोटल अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स अगर हम पता कर लेते हैं तो हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। और जो सेंट्रल आयन है उससे सभी जो दूसरे आयन हैं वो ज़्यादातर हम मानते हैं कि समान दूरी पर अगर हैं तो उनके लिए जो स्थितिज ऊर्जा के लिए जो योगदान है वो भी बराबर होगा। इनके डिस्टेंस से इनकी स्थितिज ऊर्जा के मान में चेंज आता है। तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि हमने एक पेयर लिया जिसमें कि एक धनायन है एक ऋणायन है और दोनों ही गैसेस आयन हैं। उसके लिए अगर हमें लैटिस एनर्जी निकालनी है तो उसके इक्वेशन हम देते हैं U इक्वल्स टू जेड प्लस जेड माइनस अपॉन R0 ब्रैकेट में E स्क्वायर अपॉन 4 पाई ईटा 0। तो U क्या है? U हम जो लैटिस एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं उसको बता रहे हैं। जेड प्लस जेड माइनस, ये हम कोई भी दो आयन ले सकते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड ले लिया हमने, तो एक पॉजिटिव आयन के लिए है और एक नेगेटिव आयन को बताता है। आयनिक चार्ज हो गए एक तरह से इनके। उसके बाद R0, ये है डिस्टेंस बिटवीन द आयंस, कि आयंस के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो यहाँ पर हमने आयनिक चार्ज पता कर लिया, डिस्टेंस बिटवीन आयंस पता कर लिया। ई हमारे लिए हो गया इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू हमें पता है 1.60 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अब ये है 4 पाई 0, ये वैक्यूम परमिटिविटी होती है। वैक्यूम परमिटिविटी को हम इसकी वैल्यू हम बता रहे हैं 1.11 इंटू 10 की पावर माइनस 10, ये हो गया, ठीक है। और ये इसकी यूनिट आगे दे रखी है। अब हमें निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी फॉर द अट्रैक्शन ऑफ अपोजिट चार्ज आयंस। अगर अपोजिट चार्ज आयंस के बीच में अट्रैक्शन होता है तो पोटेंशियल एनर्जी का मान नेगेटिव होगा, और पोटेंशियल एनर्जी का मान पॉजिटिव होगा अगर दोनों चार्ज सेम है, या तो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं और दोनों में रिपल्शन हो रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी रिपल्शन के केस में पॉजिटिव होती है, अट्रैक्शन के केस में नेगेटिव होती है। फर्स्ट पॉइंट तो इसका ये हुआ। सेकंड, potential energy arises from repulsion and attraction acting on one reference ion can be calculated। potential energy को हम तभी कैलकुलेटेड कर सकते हैं जब हमें उनका रिपल्शन और अट्रैक्शन दोनों एक ही रेफरेंस में हो, तो उन दोनों के वैल्यू से हम पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हैं। नेक्स्ट है
scaled up to a mole of ion pair, this should equal to the lattice energy of the crystal. इसको हम जो एक आयन का जो एनर्जी है वो क्या हो सकता है, विद 4 साइन हम बता सकते हैं, और वो इक्वल होना चाहिए लैटिस एनर्जी ऑफ द क्रिस्टल के, इसके इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर मान लो हमने कैलकुलेट किया लैटिस एनर्जी फॉर सोडियम क्लोराइड के लिए, क्योंकि हमने बोर्न हाइबर साइकिल से बताया भी था। यहाँ हम कैलकुलेशन बता रहे हैं, मान के चलते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी अराइजेस फ्रॉम द अट्रैक्शन एंड रिपल्शन एक्टिंग ऑन सेंट्रल सोडियम आयन। हमने जो सेंटर में जो एटम लिया वो हमने सोडियम आयन लिया, सोडियम क्लोराइड का, और उसके साथ सोडियम आयन का रिपल्शन होगा और क्लोराइड आयन का अट्रैक्शन होगा, तो उससे हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये हम बता देते हैं कि अगर हम एक सोडियम आयन को सेंटर में लेते हैं तो उसके नेबरिंग में 6 क्लोराइड आयन होंगे और उसके नेबरिंग में 12 सोडियम आयन होंगे, जिनकी डिस्टेंस, जो क्लोराइड आयन है सबसे पास में, उनके लिए डिस्टेंस है R0 या RO। जो सोडियम आयन है उनकी डिस्टेंस इनसे डिफरेंट है, वो है √2RO। फिर उसके बाद और क्लोराइड आयन है 8, उनके लिए होगी √3RO। फिर दोबारा से सोडियम आयन होंगे जिनके लिए डिस्टेंस होगी √4RO। फिर सोडियम आयन के बाद फिर क्लोराइड आयन। तो इस तरह से यदि जो सबसे निकटतम सोडियम आयन तथा क्लोराइड आयन की मध्य दूरी को RO से हम बता रहे हैं, तो केंद्रीय सोडियम आयन से 6 निकटतम क्लोराइड आयन के लिए दूरी का मान RO होगा। जो सोडियम आयन है उनके लिए दूरी का मान √2। तो इस तरह से ये डिफरेंट होंगे। हम क्या कर रहे हैं, 1 मोल सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में जितने भी उपस्थित हैं आयंस, पॉजिटिव आयन हो नेगेटिव आयन हो, उन सब के लिए हम टोटल एनर्जी निकालेंगे, उनके अट्रैक्शन फोर्स, उनकी रिपल्शन फोर्स, और उनसे हम पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। ये हमने इक्वेशन ये बता रखी है, इसमें U इक्वल्स टू Z प्लस Z माइनस R0 E² 4πEO। जो R था, R के लिए हमने फर्स्ट टाइम लिखा 6। क्यों लिखा 6? इसलिए लिखा क्योंकि जो 6 क्लोराइड आयन है वो सबसे नज़दीक है और उसके लिए उसका मान RO ही है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, 12 लिया, क्योंकि 12 सोडियम आयन है। सोडियम आयन सेंटर आयन भी है, सोडियम आयन पड़ोसी आयन भी है, तो ये एक तरह से रिपेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज आ गया। उनके लिए जो डिस्टेंस है वो थी √2RO। तो RO बाहर आ गया इन सब के लिए, यहाँ से अगर हम लें तो अंदर √2 आ गया। उसके बाद वापस से 8 क्लोराइड आयन थे, तो यहाँ ऊपर हमने 8 लिखा, नीचे की वैल्यू √3RO, RO ऑलरेडी बाहर है तो √3 अंदर। फिर फोर्थ में वापस से 6 सोडियम आयन है तो हमने 6 लिख दिया, डिस्टेंस √4RO, तो RO ऑलरेडी बाहर है तो √4 अंदर आ गया। फिर हमने 24 क्लोराइड आयन लिए तो 24 ऊपर आ गया, और जो डिस्टेंस है √5 ये अंदर आ गई। तो इस तरह से हम इनको ऐड करते जाएंगे। जो रिपेल कर रहे हैं उनके लिए पॉजिटिव साइन है, जो रिपेल कर रहे हैं उनके लिए नेगेटिव साइन है जो कि सोडियम आयन है, और जो अट्रैक्ट कर रहे हैं उनके लिए पॉजिटिव साइन है जो कि सोडियम और क्लोराइड दोनों हैं। तो इस तरह से द सीरीज इन पैरेंथेसिस कन्वर्जेस एट द वैल्यू दैट डिफाइंस द मेडुलम कांस्टेंट m। तो इससे हम ये जो सीरीज बन रही है उससे हम मेडुलम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। तो अब यही चीज़ हम सोडियम क्लोराइड के लिए निकाल रहे हैं। एक एग्जाम्पल भी लिया, फॉर ए मोल ऑफ आयन पेयर सोडियम, आयन पेयर को हमने n से लिखा, यूजिंग द मेडुलम कांस्टेंट m हमने ले लिया पूरे सीरीज के लिए। द एक्सप्रेस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सोडियम क्लोराइड टाइप लैटिस ड्यू टू द कोलम्बिक इंट्रैक्शन।
तो ये हमारे पास ऑलरेडी था, ये हमने मेडलन कांस्टेंट लिखा है, और n हो गया फिर आयन पेयर के लिए। तो अब इनकी वैल्यूज़ यहाँ दी हैं। सोडियम क्लोराइड के लिए मेडलन कांस्टेंट का मान है 1.74756, और जो डिस्टेंस है सोडियम क्लोराइड की वो हो गई 280 पिकोमीटर। इनको अगर यूज़ करते हैं तो हमारे पास जो लैटिस एनर्जी है वो निकलती है 867, विच इज़ टू नेगेटिव, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। और जो बॉर्न हाइबर साइकिल से हमने निकाली थी उसका वैल्यू था 786 किलो जूल पर मोल। इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, ये हमने कैलकुलेटिंग इससे किया है मेडलन कांस्टेंट के साथ, और ये हमने बॉर्न हाइबर साइकिल से निकाली थी। डिस्क्रिपेंसी अराइजेस फ्रॉम एज्यूमिंग आयन एट पॉइंट चार्ज। जो इनमें डिफरेंस आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है कि हमने आयंस को पॉइंट चार्ज माना है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एडजेसेंट आयंस रिपेल ईच अदर एज दे अप्रोचेस वन अनदर। जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है एडजेसेंट आयंस पे, पास वाले आयंस पे, वो रिपेल करता है जैसे वो एक दूसरे को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, फिर बॉन्ड ने प्रपोज किया रिपल्सिव कंट्रीब्यूशन टू द पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। तो इसको हम रिपल्शन पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। रिपल्शन पोटेंशियल एनर्जी को हम किस तरह से बता सकते हैं? हम ये मानते हैं कि आयन इलेक्ट्रॉन अभ्र से बने होते हैं। सभी आयन, वो एक जैसे आवेश के हो या अपोजिट आयन के हो, उनके मध्य अगर दूरी कम होती है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन होता है। तो बॉर्न और लैंडे के अनुसार किसी क्रिस्टल के कुल जो रिपल्शन बल हैं उनके आयन के मध्य की दूरी को हमने आर की जो पावर है एन के क्या किया, इम्प्रोपोर्शनल कर दिया, विलोमानुपाती बताया। तो यहाँ पे हुआ क्या, जो U एज ए रिपल्शन फोर्स वो इसके अपोजिट हो गया। इसके अपोजिट होने से हुआ क्या, यहाँ पर B क्या है, B है एक कांस्टेंट है, स्पेसिफिक कांस्टेंट टू द आयनिक कंपाउंड, और N है, N इज द पावर इन द रेंज ऑफ 6 to 12, इसके बीच में हमने कह दिया। तो B एक स्थिरांक है जो प्रतिकर्षी बलों की सामर्थ्य को बताता है, तथा अलग अलग आयनों के लिए इसका मान भी अलग अलग होता है। N है बॉन्ड एक्सपोनेंट है, बॉन्ड घातांक है, जिसका निर्धारण अधिकांशतः कंप्रेसिबिलिटी या क्रिस्टल की संपीड़नता के लिए किया जाता है, और N का मान आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर भी निर्भर करता है। अब हमने क्या किया, एडिंग द बॉन्ड रिपल्शन करेक्शन टू द कोलम्बिक टर्म, उससे हमें ये मिला। लैटिस एनर्जी ऊपर हमें मिल गई थी, बट हमने बोला कि ये कुछ इस तरह का रिपल्शन पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, जिसको हमने इससे कैलकुलेट करके बता दिया है, बॉर्न और लैंडे द्वारा बताया गया है। तो अब हम ये मानते हैं कि बॉन्ड रिपल्शन करेक्शन को भी इस कोलम्बिक टर्म में ऐड कर देना चाहिए, ताकि लैटिस एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता चल सके। तो इस तरह से हमने ये कैलकुलेट किया है बॉन्ड हाइबर साइकिल के साथ साथ इसका कैलकुलेशन। नेक्स्ट हम देखें बॉन्ड लैंडे इक्वेशन। बॉन्ड लैंडे इक्वेशन में आर जो है, जो डिस्टेंस हम बताते हैं वो इक्वल्स टू R0 हम कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कम होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया कि हम ये मानते हैं कि जो विपरीत आयन की जो बंध लंबाई है वो जितनी दूरी पर होती है किसी भी क्रिस्टल के लिए, सॉल्ट के लिए, वो फिक्स होता है। और सर्वाधिक जो सबसे ज़्यादा स्टेबल क्रिस्टल होगा उसके लिए यू का मान कम से कम होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने इक्वेशन दी है उसके जो राशियां हैं उसको हम स्टेबल कर देते हैं। दाईं ओर की जो राशियां उनको हमने स्टेबल कर दिया, और आर जो डिस्टेंस है उसके सापेक्ष हम क्या करते हैं, यू का डेरिवेटिव मान शून्य कर देते हैं। उसका जो अवकलन मान है उसको हमने शून्य कर दिया, तो हमने यहाँ पर इसको 0 दिखा दिया। उससे हुआ क्या, इसके द्वारा जो B है उसका मान निकाला जा सकता है।
तो ये जो पूरे इक्वेशन है, इस समीकरण का अवकलन करने पर हमें क्या मिला? इसका अवकलन करने पर ये टोटल मान हमारे पास हो गया 0 और b का मान हमारे पास आया -m z प्लस जेड माइनस ई स्क्वायर r0 n-1 4 पाई e0 n। तो इस तरह से हमने b के लिए ये मान निकाल लिया है। b का मान हमने ऊपर भी निकाला था, उसका अगर हम यहाँ पर यूज़ करें तो सब्स्टिट्यूशन फॉर b इन द इक्वेशन फॉर द कोलम्बिक and bond contribution to the potential energy give Born-Landy equation। हमने यहाँ पर क्या किया? सब्स्टिट्यूट किया B जो बॉन्ड वैल्यू थी द इक्वेशन फॉर द कोलम्बिक एंड बॉन्ड कंट्रीब्यूशन, और इससे हमने एक नई इक्वेशन निकाली जिसको हम बोलते हैं बॉर्न-लैंडी इक्वेशन। तो ये इक्वेशन हो जाएगी, इससे लैटिस एनर्जी हम निकाल सकते हैं। इसके लिए वैल्यू होगी U0 लैटिस एनर्जी इक्वल्स टू nm/z प्लस जेड माइनस ई स्क्वायर 4 पाई E0 R0। ये इतना तो पहले था, बॉर्न-लैंडी में हमने इसको और ऐड कर दिया। तो द वैल्यू ऑफ n कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द मेजरमेंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी और एस्टिमेटेड फ्रॉम द थ्योरी, उससे हम निकाल सकते हैं। सोडियम क्लोराइड के लिए इसका मान 9.1 होता है फॉर एक्सपेरिमेंट एंड बॉर्न-लैंडी इक्वेशन से जो हमें लैटिस एनर्जी मिलती है वो होती है -771। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सपेरिमेंटल डाटा, जो पॉलिंग है उसने अप्रॉक्सीमेटली वैल्यूज़ इनकी बताई हैं, जो कि इस तरह से हैं। आयन कॉन्फ़िगरेशन, हीलियम के लिए 5, नियॉन के लिए 7, आर्गन कॉपर प्लस के लिए 9 और आर्गन Ag प्लस सिल्वर के लिए ये हो गया 10 और जिनॉन और गोल्ड के लिए इन +1 स्टेट ये 12 है। तो इस तरह से इन द एब्सेंस ऑफ एक्सपेरिमेंटल डाटा पॉलिंग ने अप्रॉक्सीमेटली इन वैल्यूज़ को बताया है जो कि यूज़ की जा सकती है। तो यहाँ पर हमने जो कैलकुलेशन है लैटिस एनर्जी की वो एज ए पोटेंशियल एनर्जी सोडियम क्लोराइड के लिए कैलकुलेट की है। इसको हम बॉर्न-लैंडी इक्वेशन से भी बताया है, बॉर्न इक्वेशन से भी बताया है, इसके अलावा मेडुलैंग कांस्टेंट को बताया है। तो ये कैलकुलेशन आज यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।